मनोविज्ञान के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। मनोविज्ञान क्या होता है? तो जो मनोविज्ञान होता है वो दो ग्रीक शब्दों साइकी और लोगोस, इन दो शब्दों से बना हुआ होता है। यहाँ पर साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान, यानी कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें कि आत्मा या मन का अध्ययन किया जाता है। ये पुरानी विचारधारा थी। आज के समय में इसकी जो परिभाषा है वो काफ़ी बदल गई है। जैसे कि आजकल इसको माना गया है कि जो मनोवैज्ञानिक होता है यह मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया है। यानी कि जो मनोविज्ञान होता है उसमें हम मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अपने अनुभवों को देखते हैं और हमारे व्यवहार का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ हमारे पास 3 वर्ड आए हैं, मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव और व्यवहार। इनको हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब करते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है। देखिए, सबसे पहले मानसिक प्रक्रियाएं। जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है ये इसके अंतर्गत आता है हमारे मस्तिष्क में चलने वाली प्रक्रियाएं। मस्तिष्क के अंदर किस तरह की प्रक्रियाएं चलती है? मस्तिष्क में हम लोग समस्या का समाधान करते हैं और इसके अलावा कुछ गणितीय समस्याएं होती है। जो मस्तिष्क के अंदर जो मानसिक प्रक्रियाएं चलती है उनके द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर हम लोग किसी ज्ञान को ग्रहण करने से रिलेटेड उसको इकट्ठा करना, उसका स्टोरेज करना, यानी कि संग्रहण करना। हमने अगर कुछ ज्ञान ग्रहण किया है तो हम उसको स्टोर करेंगे जो आगे हमारे काम आ सकता है। तो ये होती है मानसिक प्रक्रियाएं जो हमारे मस्तिष्क के अंदर चलती है और हमें दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा हमने इसमें देखा था अनुभव। अनुभव क्या होते हैं? ये अनुभव होते हैं वो स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। आत्मपरक का मतलब होता है ये हर व्यक्ति के अलग होते हैं अपने, और स्वयं व्यक्ति ही इन्हें जान सकता है, दूसरे इन्हें नहीं जान सकते। या फिर जो अनुभव होते हैं, जो अनुभव करने वाला व्यक्ति होता है सिर्फ वही जान सकता है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास था व्यवहार। व्यवहार क्या होता है? व्यवहार देखिए ऐसी अनुक्रियाएं होती है जो कि हम प्रतिक्रियाओं के स्वरूप करते हैं। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, या हमारे चारों ओर के जो लोग हैं वो जैसा हमसे हमारे साथ अनुक्रिया करते हैं और हम उसके बदले कैसी प्रतिक्रिया करते हैं वो हमारा व्यवहार कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इन 3 चीज़ों को पढ़ा। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो मनोविज्ञान होता है उसमें विकास कैसा हुआ मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान के विकास में हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जब जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट ने 1879 में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। देखिए नॉर्मली मनोविज्ञान को हम वहीं से शुरू मानते हैं जो आधुनिक मनोविज्ञान है। उससे पहले उसे मन का, आत्मा का, व्यवहार का विज्ञान माना जाता था। लेकिन 1879 में जब विलियम वुंट ने लिप्जिंग शहर में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की तो उसके ऊपर अलग अलग प्रयोग किए जाने लगे, परीक्षण निकाले जाने लगे, निष्कर्ष निकाले जाने लगे, और वहीं से हम लोग आधुनिक मनोविज्ञान का विकास शुरू मानते हैं। तो इसमें देखिए जब इसकी प्रयोगशाला स्थापित की गई तो सबसे पहले जर्मनी के अंदर ही मनोविज्ञान के लिए अंतर्निरीक्षण विधि को स्थापित किया गया। यानी कि मनोविज्ञान को या व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए अंतर्निरीक्षण विधि को स्थापित किया गया। अच्छा, अंतर्निरीक्षण विधि क्या होती है? जो अंतर्निरीक्षण था उसमें मन की संरचना का अध्ययन किया जाता था, उसका विश्लेषण किया जाता था, इसलिए इसको संरचनावादी भी कहा गया। यानी कि मनोविज्ञान को हम क्या मानते हैं? मन की संरचना का अध्ययन करने वाला। जबकि इसके आगे देखते हैं हम लोग एक अन्य वैज्ञानिक थे विलियम जेम्स। इन्होंने कैम्ब्रिज में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का स्थापना की थी और इन्होंने दिया था प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद का मतलब क्या हो गया? इन्होंने कहा था कि हमें मन की संरचना पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि इस चीज़ का अध्ययन, इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि हमारा मन क्या कार्य करता है। यानी कि इन्होंने कार्य के ऊपर निर्भर था, इन्होंने कार्यों के ऊपर जोर दिया, मन के कार्य, जबकि जो संरचनावाद था इन्होंने मन की संरचना के ऊपर जोर दिया। इन दोनों के अलावा हमारे पास एक और वैज्ञानिक थे, एक नई विचारधारा थी जिसको हम लोग कहते हैं गेस्टाल्टवादी। ठीक है, ये संरचनावाद के विरुद्ध सामने आई थी। संरचनावाद में क्या था? मन की संरचना पर अध्ययन करते थे, लेकिन गेस्टाल्टवादियों ने कहा कि जो हमारे अनुभव होते हैं हम उन्हीं को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि जो हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रत्यक्षिक अनुभव होता है वो जो प्रत्यक्षण के अवयवों के समस्त योग से अधिक होता है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हम जो अनुभव करते हैं
वह वातावरण से प्राप्त आगतों से अधिक होता है। यानी कि वातावरण जो हमारे साथ क्रिया करता है उन सबको मिलाकर और फिर हम अपने निष्कर्ष निकालते हैं, अपने मन में उस बात का कुछ परिणाम निकालते हैं, वही हमारे व्यवहार के अंदर दिखाई देता है। यानी कि जो गेस्टाल्टवादी थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मन की जो संरचना होती है वो कुछ नहीं होती, हमारा व्यवहार ही सब कुछ होता है। तो इन्होंने जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने व्यवहार के ऊपर जोर डाला था। अब नेक्स्ट देखिए, एक और बात था व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में था जॉन वाटसन ने व्यवहारवाद दिया था। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मन और चेतना जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो ये थे हमारे जॉन वाटसन थे, ये इयान पावलोव के बहुत बड़े फैन थे। यानी कि इन्होंने माना था कि जो पावलोव जो प्रयोग कर रहे थे, कि आपको याद होगा इयान पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, सक्रिय अनुबंधन का इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो जो इयान पावलोव के ऊपर ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे और उन्होंने माना था कि हमें मनोविज्ञान को एक ऐसी विचारधारा मानना चाहिए कि जिसका हम सत्यापन और प्रेक्षण कर सकें। यानी कि हम मन, व्यवहार, इन सब का सत्यापन नहीं कर सकते, इनका प्रेक्षण नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा था जॉन वाटसन ने कि हम मनोविज्ञान को क्या माने, प्रेक्षणीय और सत्यापन करने योग्य इन्हें बनाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जो वाटसन था, वाटसन के बाद हमारे पास एक अन्य वैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था, सिगमंड फ्रायड के अनुसार ये इन्होंने अचेतन इच्छाओं के ऊपर जोर दिया था। अचेतन इच्छाएं या द्वंद्व जो कि हमारे मन के अंदर, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती और हमारे मन के अंदर दब जाती है, तो सिगमंड फ्रायड ने इन अचेतन इच्छाओं को ही मनुष्य के व्यवहार का दर्पण बताया था। यानी कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मन के अंदर या हमारा व्यवहार वही होता है जो हमारी अचेतन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें था हमारे पास मानवतावादी परिदृश्य। मनोविज्ञान का मानवतावादी परिदृश्य क्या था। मानवतावादी परिदृश्य के अकॉर्डिंग जो हमारा मन होता है वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने का साधन होता है। यानी कि हम स्वतंत्र रूप से हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, उनको विकसित कर सकते हैं, और इसी चीज़ के ऊपर इन्होंने बल दिया था। मानवतावादियों ने मनुष्य की स्वतंत्र इच्छाओं के ऊपर बल दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें संज्ञानात्मक परिदृश्य। अब मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक परिदृश्य था, वो संज्ञान के ऊपर जोर देता था। अब संज्ञान क्या है, संज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को जब हम समझते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, हमारे अंदर उस वस्तु को लेकर समझ आ जाती है, प्रत्यक्षण यानी उसे सामने देखकर और फिर उसके बारे में कुछ राय बनाना, स्मरण याद करना, किसी चीज़ को, समस्या का समाधान करना, यानी कि जितनी भी हमारी मानसिक प्रक्रियाएं आती है वो सारी संज्ञानात्मक परिदृश्य के अंदर आती है। तो मनोविज्ञान होता है वो संज्ञानात्मक परिदृश्य के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास था इसमें निर्मितवाद। मनोविज्ञान का निर्मितवाद के अनुसार जो मनुष्य का मन होता है वह मन क्या होता है, देखिए उसमें सामाजिक और भौतिक वातावरण के द्वारा ही हम अपने मन का निर्माण करते हैं। यानी कि मनुष्य स्वयं क्या करता है, सामाजिक और भौतिक वातावरण के आधार पर, उसकी खोज के आधार पर अपने मन का निर्माण करता है। ये निर्मितवाद के अंदर था। नेक्स्ट इसके अंदर था हमारे पास, ये इसके वाद थे मनोविज्ञान के जो पूरे हो गए। अब देखिए कुछ खोजें थी मनोविज्ञान के, जो घटनाएं हम कह सकते हैं उन्हें, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से जो आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहली देखिए, जो सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो कहाँ स्थापित हुई थी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। किसने स्थापित की थी, विलियम वुंट ने। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी थी, विलियम जेम्स ने लिखी थी। नेक्स्ट हम देखिए, इसमें था सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया था। इसके अलावा बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया था, बिने और साइमन ने किया था। गेस्टाल्टवाद का उदय कहाँ हुआ था, जर्मनी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट इसके अंदर था भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1924 के अंदर हुई थी। तो इसी तरह के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जैसे कि साइंस एंड, एक बुक है हमारे पास, ये साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये स्किनर ने लिखी थी। तो आप इसे पूछा जा सकता है कि साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे, बीएफ स्किनर थे। अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है। तो जो मनोविज्ञान की शाखाएं थी हम उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या होता है। तो जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान होता है उसमें हम मस्तिष्क के अंदर जो चलने वाली प्रक्रियाएं होती है उनका अध्ययन करते हैं। ये मुख्य रूप से ज्ञान को अर्जित किस तरह से हम कर सकते हैं, उस ज्ञान को स्टोरेज करना या सूचनाओं का रूपांतरण करना, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंदर करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती है, इसमें अवधान, प्रत्यक्षण, स्मृति, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय, भाषा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है।
नेक्स्ट हमारे पास जैविक मनोविज्ञान। जैविक मनोविज्ञान में मनुष्य के शरीर से संबंधित जितने भी हमारे तंत्र हैं उनका मनोविज्ञान के साथ मिलाकर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है विकासात्मक मनोविज्ञान। गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य के अंदर जितने भी परिवर्तन आते हैं इन सब का अध्ययन हम लोग मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट सामाजिक मनोविज्ञान। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपको पता है। अब ये अपने समाज से किस प्रकार से प्रभावित होता है, दूसरों के बारे में क्या सोचता है या हम उनको प्रभावित कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास अंतर सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान। अब इसमें हमारे जितना भी हमारा व्यवहार होता है उसमें संस्कृति की एक अहम भूमिका होती है। हमारी संस्कृति होती है, इसी के द्वारा हमारे अंदर है वो व्यवहार परिवर्तित हो सकता है। तो संस्कृति का अध्ययन होता है वो हम इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट पर्यावरणीय मनोविज्ञान। जो पर्यावरण के जो कारक है, तापमान, आर्द्रता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा, इन सब का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंदर करते हैं, क्योंकि इन सभी का फर्क किस पर पड़ता है। इनमें जनसंख्या का प्रबंधन करना, विस्फोट होना, ऊर्जा संरक्षण, इन सभी चीज़ों का अध्ययन है ये मनुष्य की भलाई के लिए किया जाता है, इसलिए पर्यावरणीय मनोविज्ञान का अध्ययन भी हम करते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के अंदर क्या होता है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान में रोगों के से बचाव, उनका रोगों का विकास कैसे रोका जाए, उनका निदान किस तरह से किया जाए, इन सभी चीज़ों का अध्ययन स्वास्थ्य मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए नैदानिक एवं उपबोधन मनोविज्ञान। जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान होता है उसमें तो हम जो रोग होते हैं उनके कारकों का अध्ययन करते हैं कि ये किस कारण से ये रोग फैल रहा है, लेकिन नैदानिक जो मनोविज्ञान होता है इसमें उस रोग का निदान किया जाता है, लोगों को उससे बचाया जाता है। और एक और इसमें मेन बात है उपबोधन मनोविज्ञान। उपबोधन मनोविज्ञान क्या होता है, तो एक ऐसा मनोविज्ञान होता है जिसमें कि हम लोगों की रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करते हैं, चुनौतीपूर्ण स्थितियों के साथ उनका सामंजस्य बनाने में उनकी सहायता करते हैं। ये उपबोधन मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान। ये एक ऐसा मनोविज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत उद्योगों में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनका प्रशिक्षण, उनकी कार्य दिशा में सुधार करना, उनकी नियुक्ति के मानक में संबंधित कार्य करना, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का सबसे बड़ा आज यूज़ है वो शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है, जिसमें हम लोग बच्चों का बौद्धिक विकास और का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किस तरह से किया जाए, शिक्षा का जो स्तर है वो किस तरह से सुधारा जाए, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रीड़ा मनोविज्ञान। इसमें खेलों की जो स्तर है उसको सुधारना, उनका निष्पादन बढ़ाना, अभिप्रेरणा, खेलों से रिलेटेड अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में पैदा करना, इन सभी चीज़ों का अध्ययन क्रीड़ा मनोविज्ञान में किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए हम लोग अनुसंधान एवं अनुप्रयोग। अब अनुसंधान क्या होता है, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो दो तरह से कार्य करते हैं। पहले वो अनुसंधान करते हैं, उसके बाद उसका अनुप्रयोग करते हैं। यानी कि अनुसंधान कैसे होता है, अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान के अंतर्गत किसी भी समस्या की हम लोग उसकी व्याख्या करते हैं, उसको समझते हैं पहले समस्या क्या है और उसकी व्याख्या हम किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि समस्या की जितनी भी व्याख्या होती है वो अनुसंधान के अंतर्गत की जाती है। जबकि इसके अंतर्गत हम अगर अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान लें तो इसमें हमारे पास ये दो तरह का होता है, मूल मनोविज्ञान और एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। जो मूल मनोविज्ञान होता है, मूल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो मनोविज्ञान होता है उसके जो कोई भी समस्या से संबंधित हम लोग नियम बनाते हैं, इसके अंतर्गत नियम और सिद्धांत इसके अंदर बनाए जाते हैं। फिर उन नियम और सिद्धांतों का जो यूज़ है वो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि मूल जो मनोविज्ञान उसमें हम क्या करेंगे, समस्या से संबंधित हम लोग नियम बनाएंगे, ठीक है, और सिद्धांत बनाएंगे, और फिर उनका यूज किस में करेंगे, उनका यूज़ हम करेंगे अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत उनका यूज़ करेंगे। इस तरह से ये दो मनोविज्ञान की हमारे पास शाखाएं थी। अब देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें होगी हमारे पास। एक था हमारे पास अनुसंधान, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ होगी हमारे पास यहाँ पर मूल मनोविज्ञान, एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अनुसंधान में समस्या की व्याख्या की जाएगी, फिर मूल मनोविज्ञान के अंदर उस समस्या से संबंधित उसकी व्याख्या के आधार पर हम लोग नियम और सिद्धांत बनाएंगे, फिर इन नियम और सिद्धांतों का उपयोग हम अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंदर करेंगे और समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये था हमारे पास मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर।